पंचायती राज क्यों जरूरत पड़ी और भारत सरकार ने और इसको बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाया है? जब तक गांव डेवलप नहीं होगा तब तक देश डेवलप नहीं होगा। गांव का विकास, देश का विकास। साल 2018 से जन योजना अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य क्या है? ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जीपीडीपी बनाना बहुत जरूरी है। की खास मुलाकात पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के साथ 10 मार्च रविवार शाम 7 बजे। You can watch Doordarshan's national channel on 197 number on Tata Play, 148 number on Airtel, 302 number on Sun, 175 number D2H, 040 number on Hathway, 138 number on Den, 193 number on Dish TV and 002 number on DD Free Dish. समुद्र के अद्भुत पौधे, देखिए कैसे होती है समुद्र में भी खेती। 21वीं सदी का औषधीय भोजन समुद्री शैवाल। दिखाएंगे आपको देश के दक्षिणी छोर में कैसे की जा रही है समुद्र में समुद्री शैवाल की खेती। इस बार कृषि विशेष में देखिए समुद्र का अद्भुत खजाना सी वीड। गुरुवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में लिया भाग। कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध किया जा रहा है। गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे करीब 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को किया जाएगा कवर। हैप्पीडा ने नए बाजारों में कृषि निर्यात को बनाया आसान। कुछ उत्पादों पर निर्भरता कम करने और मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए ताज़े फल, सब्जियों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और पशु उत्पादों को दी प्राथमिकता। तुर्की, दक्षिण कोरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे उभरते हुए बाजारों के नए मेलों में भागीदारी की भी कर रहा है शुरुआत। मध्य प्रदेश के गुना में ओलावृष्टि प्रभावितों से मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, पीड़ित किसानों को सरकार दे रही है मुआवजा राशि 20,000 से 1,25,000 रुपए तक होगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में अगले 5 दिन तक वर्षा और हिमपात की जताई संभावना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर हो सकती है वर्षा और बर्फबारी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पहुंचे, जहां विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में वे शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत समर्पित दक्ष किसान पोर्टल के माध्यम से लगभग
2.5 लाख किसानों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा स्वदेश दर्शन और प्रसार, तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव योजना के अंतर्गत 1400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इसमें हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास, श्रीनगर परियोजना भी शामिल है। वहीं इस मौके पर लगभग 43 परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया, जो देश में तीर्थ यात्रा और पर्यटक स्थलों की एक विस्तृत श्रृंखला को विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस पर्यटन गंतव्य पोल और चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान भी लॉन्च किया। इसके अलावा उन्होंने चुनौती आधारित गंतव्य विकास CBDD योजना के तहत चयनित 42 पर्यटन स्थलों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासियों को अतुलनीय भारत के राजदूत बनने और भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्य अन्न उपलब्ध किया जा रहा है। गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे करीब 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। केंद्र सरकार देश में गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। कोविड-19 के दौरान मोदी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य था किसी को भी, खासतौर से गरीब परिवारों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। इसी दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत देश की लगभग 2/3 आबादी को कवर किया गया। भारत सरकार ने इस योजना की घोषणा 26 मार्च 2020 में की थी। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न मिला। क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर लाभार्थियों को 1 किलो दाल भी प्रदान की गई। इस योजना का पहला चरण अप्रैल से जून 2020 तक का रहा। वहीं योजना का दूसरा चरण जुलाई से नवंबर 2020 तक चालू रहा, जबकि योजना का तीसरा चरण मई से जून 2021 तक चला और योजना का चौथा चरण जुलाई से नवंबर 2021 के बीच में रहा। महत्वपूर्ण योजना का 5वां चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक चला, जबकि योजना का छठा चरण अप्रैल से सितंबर 2022 तक चला। 6 चरणों में करीब 1118 LMD खाद्यान्न आवंटित हुआ। इस दौरान कुल खर्च लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपए रहा। योजना के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया। योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया। साथ ही भारत सरकार द्वारा NFS से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अतिरिक्त लागत वहन की जा रही है। 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हुई योजना का वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 2024 में विस्तार किया गया। 2024 में योजना के विस्तार की हुई घोषणा। 2024 से 5 साल के लिए 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त खाद्यान्न। सरकार अगले 5 साल में योजना पर 11.80 लाख करोड़ रुपए का खर्च करेगी। गौरतलब है कि अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग के सभी पात्र लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड से योजना का लाभ मिल रहा है। मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वरदान साबित हो रही है। देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। ऐसे में सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना से लोगों को अनाज खरीदने की दिक्कतों से भी मुक्ति मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं उन्हें मुआवजा देने के संबंध पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मैंने स्वयं 12-13 गाँव में प्रशासनिक स्वीकृति पत्र वितरित किए हैं। वहीं मुआवजा राशि 20,000 से 1,25,000 रुपये तक है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में मूल्यांकन के साथ प्रशासनिक स्वीकृति पत्र मुआवजा के लिए भी नहीं दिया गया है, जो इस बार दिया गया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रशासन का आभार जताया। और बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में अगले 5 दिन तक वर्षा और हिमपात की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने 10 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में विक्षोभ की संभावना भी व्यक्त की है। इसके प्रभाव से 10 से 12 मार्च तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। इस बीच राजधानी दिल्ली में ठंड जारी रहेगी। आज का अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी की बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 138 रहा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा ने नए बाजारों में कृषि निर्यात को आसान बनाया है। इसके साथ ही एपिडा ने अपना ध्यान ताजे फल, सब्जियों और श्री अन्न पर केंद्रित किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि एपिडा ने दूरदर्शी रणनीति के तहत कुछ उत्पादों पर निर्भरता को कम करने और मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए ताजे फल, सब्जियों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और पशु उत्पादों को प्राथमिकता दी है। इनमें इन उत्पादों के निर्यात टोकरी का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल है। एपिडा ने अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान इराक, वियतनाम, सऊदी अरब, ब्रिटेन जैसे बड़े बाजारों में निर्यात को आसान बनाया है। और जैव प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व के मद्देनजर भारत में पहली बार 17वें अंतर्राष्ट्रीय बायो क्यूरेशन सम्मेलन का हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र आयोजन शुरू हुआ है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने आए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। जिन शायरों ने मरसिया में तबाज़माई की है, मसनवी में या कसीदे लिखे हैं, उनको वहाँ जगह इसलिए नहीं मिलती है कि जब कसीदे की बात आती है तो ज़ौक़ और सौदा के बाद हम गालिब का नाम ले लेते हैं। मरसिये में अनीस और दबीर के सामने किसी का नाम नहीं चलता। मसनवी की बात आएगी तो आप 2 मसनवियाँ हमारे सामने होती हैं। जी। गुलजार नसीम का नाम लेते हैं। लेकिन कहा कि वर्तमान समय जैव प्रौद्योगिकी का है। केंद्र सरकार इसके लिए सार्थक कदम उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बायो क्यूरेशन कॉन्फ्रेंस, भारत तो ट्रेडिशनली जाना जाता है एज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी न केवल फिजिकल, ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी। हिमालय से लेकर समुद्र तट तक और अंतरिक्ष तक डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी। लेकिन शायद कभी आकलन करने पर यह कारण निकलेगा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया। इस अवसर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश एस गोखले ने कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्तर पर क्यूरेटर, डेवलपर्स, डेटा हितधारकों को विचारों और विशेषज्ञता के साथ बातचीत करने और आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। एक साथ मिलके सोचेंगे कि किस तरह इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर सकते हैं, किस तरह हम आगे की तरह से नए डेटा जैसे आते रहेंगे तो इसका किस तरह से मिक्स मैच करके इसका वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है और ये एक मीटिंग बहुत इंडिया में पहली बार हो रही है और हम बहुत खुश हैं कि इसका फ्यूचर रोल हमारे देश की प्रगति में बहुत अच्छी तरह से रहेगा। इसमें समारोह में मौजूद जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सलाहकार डॉक्टर सुचिता निनावे ने कहा कि पूरी दुनिया में 3-4 डेटा सेंटर हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से अब भारत में भी इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर बन रहा है। इससे देश और दुनिया के वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। इंडिया में यहाँ पे इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर ओपन करने में आया है। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है
एंड ये हमारी इंडियन साइंटिस्ट को एंड इवन इंटरनेशनल साइंटिस्ट के लिए भी बहुत डाटा साइंस में प्रगति करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार साहू ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 15 अलग अलग देशों के 181 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य, कृषि और बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में डेटा की आवश्यकता के मद्देनजर इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर की स्थापना एक अच्छी पहल है। इसमें 15 अलग अलग देशों के डेलीगेट्स आए हैं और टोटल जो है 181 है जो यहाँ पर आए हुए हैं, और इसका महत्व भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, और अगर हमें किसी भी चीज़ को एड्रेस करना है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे बायो मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए डेटा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये भी ज़रूरत है कि एक जगह सारा डेटा हो, राइट। तो इसीलिए इसकी वजह से जो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, जहाँ सारा अलग अलग टाइप का बायोलॉजिकल डेटा जो एक साथ रखा जा रहा है, इसका महत्व बहुत है। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्काइव कंट्रोल एक्सेस, भारतीय फसल फिनोम डेटाबेस और भारतीय जैविक डाटा केंद्र का इंडियन मेटाबोलोम डेटा आर्काइव लॉन्च करने के अलावा भारतीय जैविक डेटा केंद्र पर कैप्सूल लॉन्च किया। 8 मार्च तक चलने वाले इस 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बायो क्रिएशन सम्मेलन को भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC), क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (RCB) फरीदाबाद, पादप आणविक जीव विज्ञान विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। भारत में जैव विविधता के बढ़ते महत्व के मद्देनजर देश में पहली बार 7वां अंतर्राष्ट्रीय बायो क्यूरेशन सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केंद्र सरकार के विकास कार्यों को जहां रेखांकित किया, वही भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए वैज्ञानिकों से इस क्षेत्र में शोध, नवाचार और डाटा संकलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, फरीदाबाद। ऊर्जा के क्षेत्र में 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बड़ी भूमिका होने वाली है, और इस मिशन के क्रम में केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली स्थित नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड द्वारा स्थापित स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर केंद्र सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड द्वारा स्थापित स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि JSL भारत की पहली ऐसी स्टेनलेस स्टील कंपनी बनी है जिसने वाणिज्यिक स्तर पर इस प्रकार का संयंत्र स्थापित किया है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। It gives me a tremendous pleasure to inaugurate this first green hydrogen plant, which is a coming together of two innovative path-breaking firms in the form of Jindal Stainless and Hygenco, steering the path for the steel sector not only within India but in many ways across the world. इस मौके पर जिंदल स्टेनलेस के प्रबंध निदेशक अभिदय जिंदल ने कहा कि हरित हाइड्रोजन स्टेनलेस स्टील उत्पादन का एक अनिवार्य तत्व है और पारंपरिक प्रक्रियाओं के जरिए हाइड्रोजन का उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। Our commitment to sustainability goes beyond this plant. It is woven into the fabric of everything we do, from our manufacturing process to our production innovations. Within the manufacturing landscape, we have been making consistent and diligent efforts to achieve net zero emissions, tying in with India's ambitious sustainability targets. We have prepared a sustainability roadmap for the future with an initial investment of ₹700 crores towards various projects. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि कंपनी की यह पहल भारतीय इस्पात क्षेत्र को अधिक हरित और टिकाऊ बनाएगी। जिंदल स्टेनलेस
uses it for the what we call bright annealing, but for the purposes of the primary steel making, it can be used in three manners. I think we need many more such company and many more such sponsorship at the level of higher skill development in the frontier areas of steel technology. गौरतलब है कि हरित हाइड्रोजन परियोजना एक अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन इकाई है जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को लगभग 2700 टन सालाना की कमी लाना है। उम्मीद की जाती है कि आगामी 20 सालों में इस परियोजना से 54,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की इस पहल से एक और जहां देश में हरित नौकरियां देने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक देश में जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सार्थक प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन कालरा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब जान लेते हैं मंडी भाव। बुधवार को अरहर के बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव में तेजी देखने को मिली। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की बक्सरा मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहां 5 मार्च को अरहर का भाव 6,912 रुपए था। 6 मार्च को इसमें 1,157 रुपए की नरमी आई और भाव 5,755 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य के राजूला मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 5 मार्च को यहां अरहर का भाव था 9,000 रुपए। 6 मार्च को ये 995 रुपए गिरकर 8,005 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडी में भी सुस्ती का सिलसिला जारी रहा। यहां 5 मार्च को अरहर का भाव 9,100 रुपए क्विंटल था, जो 6 मार्च को 25 रुपए लुढ़क कर 9,075 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 5 मार्च को अरहर का भाव 8,870 रुपए था। 6 मार्च को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव 8,880 रुपए क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 27,000 टन की अधिक हो सकती है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की उदयपुर मंडी में मक्का के सौदे में कमजोरी देखने को मिली। यहां 5 मार्च को मक्का का भाव 2,390 रुपए था, जो 6 मार्च को 40 रुपए गिरकर 2,350 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी मक्का का कारोबार नरम भाव पर हुआ। यहां 5 मार्च को मक्का का भाव 2,060 रुपए था। 6 मार्च को इसमें 10 रुपए की कमजोरी आई और भाव 2,050 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहां 5 मार्च को मक्का का भाव 2,200 रुपए रहा। 6 मार्च को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,210 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में बीते 2 दिन यानी 5 और 6 मार्च को मक्का का भाव 3,300 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं।
यह कीड़े की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और अब कुछ और खबर खास खबर में। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाराणसी में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों का विरोध करना उनकी आदत बन गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज़ेवनी कोर्ट ने समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले ईडी शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 8 समन भेज चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल को 13,609 करोड़ उधार लेने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वे इस बात पर जोर न दें कि केरल राज्य को अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने के लिए अपना मुकदमा वापस लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कानपुर में इरफान सोलंकी के आवास पर छापेमारी की है। 22 सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सैयद नासिर हुसैन को शपथ न दिलाने की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार फिर भाजपा नेता की हत्या कर दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित आवासीय महिला पोटक एवं छात्रावास में भीषण आग लग गई। आवासीय छात्रावास में रहने वाली सभी लड़कियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने गैस की कीमतों में 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती की है, जो कि प्रति किलोग्राम 3% की कमी है। भारतीय नौसेना ने अदन खाड़ी में ड्रोन हमले के शिकार लाइबेरिया के झंडे वाले कंटेनर जहाज की मदद की। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।